जमीन पर बिछे हुए पुराने कारपेट पर रात का खाना रखा था। एक तरफ दाल की पतीली, दूसरी तरफ रोटियां और बीच में अचार की छोटी सी शीशी रखी थी। बिजली पहले ही जा चुकी थी। कमरे में बैटरी से जलता हुआ बल्ब हल्की पीली रोशनी दे रहा था, जिसमें दीवारों की दरारें और छत के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। आदेश साहब चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके चेहरे पर उम्र और मेहनत दोनों के निशान साफ झलक रहे थे। उन्होंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मगर नजरें अपनी बेटी रुचिका पर टिक गईं और बेहद धीमी आवाज में बोले। उनकी आवाज में थकान भी थी और चिंता भी। बेटा, तनख्वाह कब तक आएगी? एक पल के लिए उनकी आंखों में झिझक और शर्म आ गई, मगर हालात ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि वे बेबस थे। फिर बोले, तुम्हारी माँ बता रही हैं कि घर का राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर समय रहते राशन नहीं आया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। पिछली बार भी किराने वाले से उधार पर सामान लिया था। उसने बहुत सुनाया था, बड़ी मुश्किल से उसके पैसे चुकाए हैं। अब दोबारा उधार देने से उसने साफ मना कर दिया है। रुचिका ने चुपचाप रोटी का कौर मुंह में रखा और नजरें उठाए बिना धीरे से बोली, बाबा, इस बार सेठ ने मना कर दिया है। कह रहे थे कि आधी तनख्वाह ही देंगे। माल आगे नहीं पहुंच पाया। मैंने बहुत कोशिश की, ठेकेदार के सामने हाथ भी जोड़े, अपने घर की सारी परेशानियां भी बता दी, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ कह दिया कि वे कुछ नहीं कर सकते। सेठ का हुक्म है और वे उसे टाल नहीं सकते। आप किसी और दुकान से उधार राशन लेने की कोशिश कर लीजिए, वरना सच में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरी तरफ से फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। यह सुनते ही रश्मि जी ने थाली में रखा कौर छोड़ दिया। उनकी आवाज में झुलझुलाहट साफ झलक रही थी। ये कैसी बात हुई? तुम अपने सेठ से ठीक से बात क्यों नहीं करती? हमारा घर तो तुम्हारी तनख्वाह से ही चलता है। तुम्हारे बाबा रोज दिहाड़ी पर काम करते हैं, उससे बस सब्जी दाल ही आ पाती है। अगर तुम पैसे नहीं लाओगी तो घर कैसे चलेगा? तुमने खुद कहा था कि इस बार तनख्वाह अच्छी आएगी। अब ऐसी बातें कर रही हो। आदेश साहब ने नजरें झुका ली। एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई बात उनके सीने में चुभ गई हो। रुचिका कुछ कहना चाह रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई दरवाजा तोड़ ही देगा। रश्मि जी चौंक कर खड़ी हो गईं और गुस्से में बोली, कौन है ये जो इस वक्त ऐसे दरवाजा पीट रहा है? कोई मर गया है क्या? सब्र रखो, आ रही हूँ। वे बड़बड़ाती हुई बरामदे में गईं और जैसे ही दरवाजा खोला, भारी जूतों की आवाजें गूंज उठी। वे कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती उससे पहले ही पुलिस वाले धड़ाधड़ घर के अंदर घुस आए। रश्मि जी घबराकर पीछे हट गईं। अरे, आप लोग कौन हैं? हमारे घर में ऐसे क्यों घुस रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? डर के मारे उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। गरीब लोगों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। जिस तरह पुलिस उनके घर में दाखिल हुई थी, पूरा मोहल्ला जाग चुका था। लोग दरवाजों और खिड़कियों से झांक झांक कर देखने लगे थे। दो पुलिस वाले दरवाजे के पास ही खड़े हो गए थे। रश्मि जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कौन हैं और अंदर क्यों जा रहे हैं? वे अंदर की ओर बढ़ी, मगर उनका रास्ता रोक दिया गया। एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, चुपचाप खड़ी रहो और हमें अपना काम करने दो। रश्मि जी गुस्से में चिल्लाईं, ऐसे कैसे मैं आप लोगों को अपने घर में घुसने दूं? मेरी जवान बेटी है। तभी उनमें से एक ने गंभीर लहजे में कहा, आपकी बेटी के साथ कोई कुछ नहीं कर रहा, उसे अपने पास रखिए। हम आपके पति आदेश को लेने आए हैं। उस पर हत्या का केस है। अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। यह सुनते ही रश्मि जी के हाथ से दरवाजे का कुंडा छूट गया। वे अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, नहीं, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरे पति ने कुछ नहीं किया। ये झूठा इल्जाम है। हमारे घर की हालत देख लीजिए। ऐसे कैसे आप उन पर इतना बड़ा आरोप लगा सकते हैं? पुलिस वाले ने सपाट लहजे में कहा, ये सारी बातें आप कोर्ट में कहना। हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। अगर आपने हमारी कार्रवाई में रुकावट डाली तो आपके खिलाफ भी मामला दर्ज हो जाएगा।
बेहतर है हमें अपना काम करने दीजिए। उसी पल अंदर से दो पुलिस वाले आदेश साहब को बाजुओं से पकड़कर बाहर ले आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। भाई, मैंने क्या किया है? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। रुचिका तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। आप मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? उन्हें शुगर है, वो बीमार हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। कहते हुए उसने एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने सख्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया। हट जाओ, काम में रुकावट मत डालो। अगर ज्यादा बीच में आई तो तुम्हें भी इसी तरह घसीट कर ले जाएंगे। अपनी हद में रहो और पीछे हट जाओ। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसकी मासूम हिरनी जैसी आंखों में आंसुओं का समंदर तैर रहा था। रश्मि जी चीखते हुए आगे बढ़ीं और पुलिस वालों की तरफ हाथ जोड़कर बोलीं, इन्हें छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल बेगुनाह है। मेरे पति को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। पहले इन्हें खाना खाने दीजिए। ऐसा मत कीजिए। मगर पुलिस वाले एक पल भी नहीं रुके। दरवाजे के बाहर गली में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। आदेश साहब को जबरदस्ती उसमें बैठा दिया गया। पूरा मोहल्ला तमाशबीन बना खड़ा था। रुचिका दरवाजे पर खड़ी बस देखती रह गई। उस शाम का अधूरा खाना, बुझा हुआ बल्ब और बंद होता हुआ दरवाजा, सब जैसे एक ही पल में उसकी जिंदगी पर ताला लगाकर चले गए थे। दूसरी तरफ शहर की एक बड़ी हवेली में उस वक्त अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस की वर्दी पर पड़ी करीने से बनी सिलवटें अब भी दिन भर की व्यस्तता की गवाही दे रही थीं। एसपी अविनाश चौहान धीरे धीरे कदम रखते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में बने अपनी दादी के कमरे में दाखिल हुआ। सामने सोफे पर उनकी दादी बैठी थी। अविनाश ने कदम और धीमे कर लिए। पास पहुंचकर हल्की मुस्कान के साथ झुकते हुए बोला, नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? नौकरानी बता रही थी कि आपने खाना नहीं खाया और दवाई भी नहीं ली। इतनी नाराजगी किस बात की है? मगर उन्होंने नजरें नहीं उठाईं, बस चेहरा थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह सन्नाटा अविनाश के लिए अनजाना नहीं था। वह समझ गया था कि दादी उससे नाराज हैं। वह उनके पास ही बैठ गया। जानता था कि उन्हें मनाने के लिए खुद ही आना पड़ेगा। उसने थोड़ा झुककर उनका हाथ थाम लिया और उनके चेहरे को देखते हुए नरमी से बोला, दादी, आप कब तक ऐसे नाराज रहेंगी? कोई अपने पोते से यूं नाराज रहता है क्या? आपको पता है मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आपकी नाराजगी मैं किसी भी हाल में सहन नहीं कर सकता। वह अभी आगे कुछ कहता, उससे पहले ही दादी अचानक उसकी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में गहरा दुख घुला हुआ था। बे बोली, तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या बात है? अविनाश, तुम्हें यह पूछते हुए शर्म नहीं आती? इस दिन के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी उम्मीदें रखती हूँ और आज तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हवेली के नौकर चाकर भी तुम्हारी इस हरकत पर हंसे होंगे और हमारी बेवकूफ़ी भरी ममता पर भी। तुमने आज सुबह सुबह मुझे कितना बेइज्जत करवा दिया, इसका अंदाजा है तुम्हें? तुम कहते थे कि दिन या शाम के वक्त तुम्हारे पास समय नहीं होता, इसीलिए मैंने सुबह का समय तय किया। लड़की वालों को खास तौर पर बुलाया, उन्हें भी असुविधा हुई, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें पता भी है कि तुमने आज क्या कर दिया? मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, इसका एहसास है तुम्हें? मैंने साफ साफ कहा था कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं, फिर भी तुम वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? लोग तरह तरह की बातें करके गए, कहने लगे कि जब रिश्ता ही नहीं करना था तो हमारा समय क्यों बर्बाद किया। ऐसे घर में कोई रिश्ता नहीं करता। अमीर होने का यह मतलब नहीं कि लोगों को बुलाकर यूं जलील किया जाए। आज के जमाने में कोई भी यह तमाशा बर्दाश्त नहीं करता। तुम यह सब क्यों नहीं समझते? कहते हुए उन्होंने गुस्से में फोटो सोफे पर पटक दी और भारी आवाज में बोली, और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारी माँ ने साफ कह दिया है
कि अब वह तुम्हारे रिश्ते की बातों में नहीं बैठेंगी। उनका कहना है कि तुम्हारी वजह से वह अब और अपमान सहन नहीं करेंगी और वह बिल्कुल सही कह रही हैं। यह तुमने पहली बार नहीं किया, उनके साथ भी तुम कई बार ऐसा ही कर चुके हो। एक लड़की की बेवफाई की सजा तुम हर लड़की को नहीं दे सकते। अविनाश, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बल्कि अपने माँ बाप, मेरी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, सिर्फ एक लड़की के लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी जिंदगी से चली गई। वह सारी बातें चुपचाप सुनता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, दादी, मैंने कब किसी को सजा दी है? सच यह है कि मेरा मन अभी शादी करने का नहीं है। आज सुबह अचानक एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, मुझे जाना पड़ा। आप बेवजह इतना गुस्सा कर रही हैं। अगर आपको इतनी नाराजगी थी तो फोन पर डांट लेती, खाना छोड़ देने की क्या जरूरत थी? आपको पता है आज मुझे कितना अहम केस देखना था, लेकिन आपकी नाराजगी का ख्याल करके मैं फौरन यहाँ चला आया। मगर यहाँ के हालात साफ बता रहे हैं कि मेरा यहाँ होना भी शायद ठीक नहीं है। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ गुस्से में कहा, हर बार तुम्हारी कोई ना कोई मीटिंग निकल आती है। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो? यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम खुद नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? इस घर के तुम अकेले वारिस हो। अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो इस घर में खुशियाँ कैसे आएंगी? बस एक लड़की के पीछे तुमने हम सबको नजरअंदाज कर दिया है। अविनाश, यह गलत है। तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अविनाश ने पीठ टिकाकर गहरी सांस छोड़ी। दादी, मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। अभी मेरी उम्र 30 साल ही है। जब सही वक्त आएगा शादी कर लूंगा। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती। यह सुनते ही वह और सीधी होकर बैठ गईं। फिर तुमने वह मोहब्बत क्यों की थी? क्यों उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो गए थे? 25 साल की उम्र से तुम कहते आ रहे थे कि तुम्हें शादी करनी है, और अब जब वह लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हें शादी से ही नफरत हो गई। क्या इस दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की थी? अविनाश के चेहरे पर झुलझुलाहट साफ नजर आई। दादी, प्लीज इस बात का जिक्र करके मेरा मूड खराब मत कीजिए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं अब तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी जब तक तुम रिश्ते के लिए साफ साफ हाँ नहीं कहते। अविनाश, हमारी इज्जत है, हमारा खानदान है, हमारा नाम है। हम कोई गली मोहल्ले के लोग नहीं हैं। इस बार अविनाश के पास कोई जवाब नहीं था। वह खामोश हो गया, नजरें झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। उसी पल उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने धीरे से फोन निकाला। स्क्रीन पर थाने का नंबर चमक रहा था। उसने एक नज़र दादी पर डाली और फिर कॉल रिसीव की। जी, अविनाश चौहान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रिपोर्टिंग आवाज आई। सर, अजय केस के पहले आदमी को पकड़ लिया गया है। आप आ जाएं तो पूछताछ शुरू करते हैं। अविनाश का लहजा तुरंत बदल गया। पेशेवर आवाज में बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कॉल खत्म करके वह चुपचाप खड़ा हो गया। कहने के लिए उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं बचा था जो हालात बदल सके। उसने एक बार फिर दादी की तरफ देखा, मगर ना कोई शिकायत की और ना कोई विनती। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे रह गई खामोशी, अधूरी बातचीत। उसी घर के बिल्कुल उलट एक और घर था जहां उस वक्त पहले ही अंधेरा छा चुका था। कच्चे पक्के आंगन से जुड़ा हुआ तंग सा बरामदा उस रात और भी ज्यादा सहमा हुआ लग रहा था। दीवार से लगी एक सीधी सी चारपाई पड़ी थी जिस पर रश्मि जी और रुचिका पास पास बैठी थी। बल्ब जल तो रहा था मगर उसकी रोशनी में घर सूना और बेरौनक लग रहा था। कमरे के अंदर रखा अधूरा खाना अब तक वैसे ही पड़ा था जैसे वक्त वहीं आकर थम गया हो। रश्मि जी ने दोनों हाथों से सिर थाम रखा था। उनके कंधे लगातार हिल रहे थे। ये मेरे साथ क्या हो गया? वो रोती हुई बोली। आदेश जी ने जिंदगी में कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। फिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस उन्हें यूं उठा ले गई? रुचिका ने माँ का हाथ थाम लिया। उसकी अपनी आंखें भी भीग चुकी थीं, मगर उसने खुद को संभाल लिया था।
माँ प्लीज हिम्मत रखें, बाबा ने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, बाबा वापस आ जाएंगे। रश्मि जी ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। तो फिर हमें कुछ बताया क्यों नहीं गया? उन्हें मेरे सामने से ऐसे घसीट कर क्यों ले गए, जैसे कोई बड़ा अपराधी हो? मैं उनका वो चेहरा भूल नहीं पा रही। उनकी आवाज भर आई। वे चारपाई पर झुक गईं। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रही हूँ। अगर आदेश जी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? रुचिका ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, बाबा मजबूत हैं। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, बस सिसकियों की धीमी आवाजें थीं। तभी रश्मि जी ने अचानक सिर उठाया, जैसे कोई ख्याल आ गया हो। कांपती आवाज में बोली, रुचिका तुम जाओ, तुम थाने जाकर बात करो। रुचिका चौंक गई। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम समझदार हो, नौकरी करती हो, बात करना जानती हो। पुलिस वाले तुम्हारी बात सुन लेंगे। उन्हें बताना कि हम कितने गरीब हैं, हमारे पास ना कोई पहचान है ना पैसे। आदेश जी दिन भर मेहनत करते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। उन्होंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्हें समझाना बेटा, बताना कि तुम्हारे बाबा शुगर के मरीज हैं, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते, वो कसूरवार नहीं है। रुचिका की आंखों से आंसू बह निकले। माँ मैं जरूर जाऊंगी, बाबा के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगी, आप चिंता मत करो। रश्मि जी ने भी उसके साथ उठने की कोशिश की। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं खुद जाकर देखूंगी कि उन्होंने मेरे आदेश जी के साथ क्या किया है। रुचिका तुरंत खड़ी हो गई। नहीं माँ, आप नहीं जाएंगी। क्यों नहीं, मैं साथ चलूंगी, तुम्हें भी हिम्मत मिलेगी। रश्मि जी ने जिद और दर्द भरी नजरों से कहा। रुचिका ने उन्हें वापस चारपाई पर बिठाते हुए नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप बहुत घबराई हुई हैं। अगर वहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं अकेली क्या करूँगी? आप घर पर ही रहो, मैं जाकर बात कर लूँगी। रश्मि जी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। रुचिका ने हल्की मुस्कान के साथ उनके आंसू पोंछे। माँ मुझे भी डर लग रहा है, मगर हमें मजबूत बनना होगा। बाबा इस वक्त हमें ही याद कर रहे होंगे। वह अंदर गई, अलमारी से एक दुपट्टा निकाला और ओढ़ लिया, जैसे खुद को भी संभाल रही हो। जाते जाते माँ की तरफ मुड़कर बोली, दरवाजा बंद करके रहना, किसी के लिए मत खोलना, मैं लौट आऊंगी। रश्मि जी के पैर कांप गए। रुचिका ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बाहर गली में घना अंधेरा फैला हुआ था, मगर उसने एक पल के लिए भी अपने कदम नहीं रोके। वह आगे बढ़ती चली गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद यही कदम उसके पिता को वापस घर ले आएंगे। कुछ घंटों बाद जैसे ही वह पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर दाखिल हुई, शोर उसके कानों में गूंजने लगा। कहीं किसी की चीख पुकार थी, कहीं सलाखों के पीछे खड़े लोगों की बेचैनी, कहीं फोन की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं मेजों पर फाइलें पटकी जा रही थी। माहौल में एक अजीब सा बोझ था, ऐसा बोझ जो सांस लेना भी भारी कर दे। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से अंदर बढ़ी। कुछ लोग उसे उत्सुकता से देखने लगे। किसी ने हमदर्दी भरी नजर डाली तो किसी ने बेरुखी से मुंह फेर लिया। वह सीधी एक मेज की तरफ गई जहां एक पुलिस अफसर फाइलों में उलझा बैठा था। रुचिका ने दोनों हाथ जोड़ दिए। साहब प्लीज, मेरे बाबा बेगुनाह हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। विवेक ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में सख्ती थी। किस केस में आई हो? तुम कौन हो? रुचिका ने रोती हुई आवाज में कहा। मैं आदेश साहब की बेटी हूँ, मेरा नाम रुचिका है। साहब मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है, उन्हें शुगर है, वो बीमार रहते हैं। अफसर ने कुर्सी से टेक लगाकर उसे ध्यान से देखा और फिर तंज भरे लहजे में बोला, अच्छा तो तुम हो उस कातिल की बेटी? यह शब्द रुचिका के दिल में किसी छुरी की तरह उतर गया। नहीं साहब, वो कातिल नहीं है, प्लीज ऐसा मत कहिए। अफसर ने हाथ के इशारे से उसकी बात काट दी। वहां जाकर बैठो, अभी एसपी अविनाश चौहान नहीं आए हैं, उन्हें बुलाया गया है। पहले वो तुम्हारे पिता से मिलेंगे, फिर तुमसे बात होगी। रुचिका कुछ और कहना चाहती थी, तभी दरवाजे के पास हलचल हुई। पुलिस स्टेशन का माहौल अचानक बदल गया।
एक दबा हुआ सन्नाटा छा गया। उसी पल अविनाश चौहान अंदर दाखिल हुआ, वर्दी में सीधे कंधे, मजबूत कदम। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सारे अफसर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। नमस्ते सर। रुचिका ने पलट कर देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखें अविनाश के चेहरे पर टिक गईं। अविनाश भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर खुद को संभाल लिया। वह लड़की बेहद मासूम और सुंदर लग रही थी, मगर उसने अपने जज्बात पर काबू रखा। रुचिका कुछ कदम आगे बढ़ी। आप ही एसपी अविनाश हैं? उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। उसी पल रुचिका ने फिर से दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द साफ थे। सर, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। वो बेगुनाह हैं। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। उन्हें शुगर है। अविनाश ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आंसू, डर और उम्मीद सब कुछ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, मगर उसका लहजा सख्त ही रहा। तुम्हारे पिता पर अजय की हत्या का आरोप है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि यूं ही छोड़ दिया जाए। रुचिका की सांस अटकने लगी। सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो एक मजदूर आदमी हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। अविनाश ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे पिता से बात कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाऊंगा, वहीं आगे की बात होगी। यह कहकर वह मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया। सर, प्लीज एक बार मेरी बात और सुन लीजिए। रुचिका बेख्याली में उसके पीछे बढ़ी, मगर दो पुलिसकर्मी तुरंत सामने आ गए। मैडम, पीछे हट जाइए, मुझे जाने दीजिए, वो मेरे बाबा हैं। पुलिस वालों ने रास्ता रोक लिया। कानून को अपना काम करने दीजिए। रुचिका वहीं रुक गई। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहते रहे। पुलिस स्टेशन की ठंडी सख्त दीवारों के बीच वह खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी रहीं जहां से एसपी अविनाश अभी अंदर गए थे। 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के गलियारों में खामोशी और बोझ और गहरा हो चुका था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक रुचिका के दिल की धड़कन से एक हो गई थी। तभी एक सिपाही आया और गंभीर आवाज में बोला, एसपी साहब बुला रहे हैं, आप अंदर चली जाएं। रुचिका ने कांपते कदमों से खुद को संभाला। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे काबू से बाहर हो। उसने कैबिन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। सामने एसपी अविनाश चौहान कुर्सी पर बैठे एक फाइल में गुम थे। मेज पर करीने से रखी फाइलें, एक सजी हुई नेम प्लेट और कमरे की गहरी खामोशी, सब कुछ ठंडा और बेरहम सा लग रहा था। रुचिका ने कदम आगे बढ़ाया, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। सर, मेरे पापा बेगुनाह हैं। उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। सर, हम बहुत गरीब लोग हैं, प्लीज मेरे पापा को रिहा कर दें। अविनाश चौहान की नजरें फाइलें पर टिकी रहीं। कमरे में सिर्फ फाइल पलटने की आवाज कुछ देर गूंजती रही, फिर उसने नजर उठाई। उसकी नजर रुचिका के चेहरे पर टिकते हुए सीधे उसकी आंखों पर जा ठहरी। कुछ देर बाद उसने ठंडे लहजे में पूछा, उम्र क्या है तुम्हारी? रुचिका की आवाज हिचकियों में बदल गई। सर, मैं 27 साल की हूँ, एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरे पापा दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज का खाने कमाने वाले। हम क्यों किसी का कत्ल करेंगे सर? अविनाश ने कुर्सी से सीधा होकर कहा। तुम्हारे पिता झूठे केस में फंसे हैं या फिर सच्चे, मुझे नहीं पता। उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है और हत्या करने का आरोप लगाया गया है। तुम्हें अब उन्हें छुड़ाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, वरना उन्हें लंबी सजा भी हो सकती है। यह सुनते ही रुचिका के कदम डगमगा गए। सर, ऐसा मत कहिए, मेरे पापा ने सच में किसी का कत्ल नहीं किया। हम बहुत मासूम लोग हैं सर। अविनाश के होठों पर हल्की सी बेरहम मुस्कुराहट उभरी। मासूम लोग हो, यह कह देने से कोर्ट तुम्हारे पापा को बेगुनाह नहीं कर देगा। यह शब्द रुचिका के दिल में उतर गए। वह कुछ कह नहीं सकी। अविनाश ने कुर्सी के बाजू पर हाथ रखा, जैसे फैसला करने वाला जज हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। रुचिका चौंक गई। सर, प्लीज बताइए, मैं सब करूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे बहुत लंबे लगे। फिर अविनाश ने कहा,
क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? रुचिका ने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर सोचने के बाद फिर गहरी आवाज में अविनाश बोला, अगर तुम्हारे पापा का केस अदालत में जाएगा तो तुम लोगों का पैसा पानी पानी की तरह बह जाएगा। 15-20 साल लगेंगे और आखिर में वही फैसला, उम्र कैद। रुचिका की आंखें भर आईं। तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता है। अविनाश का लहजा अजीब हद तक नरम हो गया। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे पापा को छुड़ा लूंगा। कैसे करना है सब मेरी जिम्मेदारी होगी। बोलो, मंजूर है? रुचिका पर सदमा सा लग गया। दिल दिमाग सुन्न हो गए। माँ की टूटी हुई जिंदगी, पापा की बेबसी, घर का बिखरा हाल, सब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह नजरें झुकाए खड़ी रही। आंसू खामोशी से बहते रहे। कमरे की दीवारें जैसे उस पर दबाव डाल रही थीं। उसे मालूम था कि यह शादी केवल कुछ रातों की मजबूरी के लिए है, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले और क्या ना बोले। लेकिन पिता को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने धीरे धीरे सर उठाया। एक लम्हे के लिए अविनाश को देखा, फिर नजरें झुका ली। आवाज कांप रही थी मगर फैसला बन चुका था। जी सर। यह शब्द उसके वजूद से जैसे कुछ खींच कर ले गए। अविनाश फाइल बंद करके खड़ा हो गया, जबकि रुचिका सर झुकाए रोती रही। वह पुलिस स्टेशन में शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने उसे सीधे सुबह कोर्ट ले जाना तय किया। वह जल्द ही शादी करना चाहता था। मामले को तुल देने और बिगाड़ने का इरादा नहीं था। सुबह कोर्ट में पहुंची वकील ने जैसे ही पुलिस की वर्दियां देखी, उन्होंने फौरन खड़े होकर घबराहट में कहा, क्या हुआ सर? अविनाश चौहान आगे बढ़े। उनके कदमों में न जल्दी थी न नरमी, बस सख्ती थी। उसने वकील से कहा, घबराइए मत, मैं शादी के लिए आया हूँ। अगर आप अभी रजिस्टर्ड मैरिज करवा दें तो ठीक रहेगा। वकील जी ने एक पल गौर से उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जी ठीक है। अविनाश चौहान एक तरफ बैठ गया। रुचिका उससे कुछ कदम पीछे खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू ठीक से सिर पर था, मगर हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। थोड़ी ही देर में जरूरी कागजी औपचारिकताएं शुरू हो गईं। गवाह के तौर पर अविनाश अपने साथ आए सिपाहियों को लाया था। रुचिका की आंखों के सामने सब घूम गया। माँ का रोता हुआ चेहरा, बाबा की बेबस आंखें, टूटा हुआ घर, फैक्ट्री की थकाने वाली मेहनत, सब एक साथ दिमाग में आ गया। दिल चाहा चीख कर मना कर दें, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई। उसने गहरी सांस ली, आंखों में भरे आंसुओं को किसी तरह रोका। विवाह पूरा हो चुका था, एक रिश्ता तय हो गया था, बिना खुशी बिना मर्जी के। वकील जी ने रजिस्टर बंद किया। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अविनाश खड़ा हो गया। रुचिका वहीं बैठी रही, आंखें झुकी हुई। दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए खुद को तबाह कर दिया था। वह उसे गाड़ी में बैठाकर सीधे अपने घर की ओर ले गया। गाड़ी के अंदर खामोशी और भारी हो चुकी थी। रुचिका आगे की सीट पर सिर झुकाए बैठी थी, हाथ गोद में बंधे हुए थे, उंगलियां आपस में कसकर जकड़ी हुई थी। शीशे के बाहर सड़कें बदलती जा रही थी, मगर उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी, पिता का डरा हुआ चेहरा। आज उसने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक पल में उसकी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। कुछ देर पहले वह पूरे परिवार के साथ बैठकर रात का खाना खा रही थी और अब वह एक अजनबी सी लग्जरी गाड़ी में बैठी थी, जिसके मालिक से उसकी अभी अभी शादी हुई थी और जिसके हाथ में अब उसकी जिंदगी की डोर थी। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी एक बड़े और खुले से पोर्च में आकर रुकी। इंजन बंद होने की आवाज से वह चौंक गई। रुचिका ने घबराकर सिर उठाया तो सामने एक हवेली खड़ी थी। ऊंचा गेट, संगमरमर के खंबे, चारों तरफ जगमगाती रोशनियां, सब कुछ उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। वह कुछ पल खाली नजरों से सब देखती रह गई। उसे तो यही लगता था कि अविनाश उसे कभी अपने घर नहीं लाएगा, बल्कि किसी होटल या फ्लैट में कुछ दिन रखकर फिर छोड़ देगा। लेकिन यह जगह उसकी कल्पना से बिल्कुल उलट थी।
अविनाश ने गाड़ी की चाबी निकालते हुए ठंडे और गंभीर लहजे में कहा, यह मेरा घर है। मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ। अंदर मेरी पूरी फैमिली होगी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के तौर पर ही सबसे मिलवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबके साथ ठीक से पेश आओगी। रुचिका की सांस जैसे अटक गई। उसे यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। इतनी आसानी से उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतने अमीर आदमी से हो जाएगी। दरवाजा खोलते हुए अविनाश बोला, पहली रात से पहले घर की औरतें तुम्हें तैयार करेंगी। खुद को हर हाल के लिए तैयार रखना। अंदर सबका रवैया तुम्हारे साथ सख्त हो सकता है, लेकिन तुम सबके साथ सम्मान से पेश आओगी। मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आज की रात मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। उसके हर शब्द रुचिका के दिल पर बोझ बनकर गिर रहे थे। वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। अविनाश तेज कदमों से अंदर बढ़ गया और मजबूरी में रुचिका उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही वह बड़े से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसकी घबराहट और बढ़ गई। महंगा फर्नीचर, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरें और बीच में बैठी दो रुतबेदार महिलाएं, एक उम्र में बड़ी लेकिन चेहरे पर गजब का रौब और गरिमा, दूसरी उम्र में थोड़ी कम लेकिन तेवरों में सख्ती साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने अविनाश को एक अनजान लड़की के साथ देखा, दोनों चुप हो गईं। आज से पहले अविनाश कभी किसी लड़की को घर नहीं लाया था, अपनी मंगेतर के अलावा। अविनाश सीधे उनके पास गया और सामान्य से लहजे में बोला, माँ, आप हमेशा कहती थी ना कि मैं शादी कर लूं और अपनी जिंदगी संभाल लूं। उसने एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं समझी और बोला, शादी करके लाया हूँ। यह मेरी पत्नी है, रुचिका। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं होगा। सुनीता जी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे को घूर कर देखा, फिर नजर पीछे खड़ी सहमी हुई रुचिका पर पड़ी। उनकी आवाज में गुस्सा, हैरानी और तिरस्कार सब एक साथ था। वह तीखे लहजे में बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अविनाश? तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? यह कौन लड़की है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम चौहान परिवार के एकलौते वारिस हो और तुमने इस लड़की से शादी कर ली? इसे देखकर ही लग रहा है कि यह किसी बेहद गरीब घर से आई है। ऐसे कैसे तुम इससे शादी कर सकते हो? हाँ, तुम नौकरी करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोई आम इंसान हो। तुम चौहान परिवार के एकलौते वारिस हो। इस हवेली के मालिक आप हैं। सारी जायदाद आपकी है। ऐसे में आप किसी ऐसी लड़की को अपनी जीवन साथी कैसे बना सकते हैं जो आपके साथ खड़ी होने के लायक भी नहीं है? यह सुनते ही रुचिका का दिल कांप उठा। जो कुछ देर पहले तक वह खुद को किसी सपनों की दुनिया में महसूस कर रही थी, सास के ये शब्द सुनते ही वह हकीकत की जमीन पर आ गिरी। उसे समझ आ गया कि जो कुछ उसे आसान लग रहा था वह उतना आसान नहीं था। असलियत सामने खड़ी थी, कड़वी और बेरहम। वह एक कदम पीछे हट गई, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। वह बेवजह रोकर हालात को और मुश्किल नहीं बना सकती थी। उसे अपने पिता को जेल से बाहर निकलवाना था। यही सोचकर उसने खुद को संभाल कर खड़ा रखा। अविनाश के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती उभरी। वह अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, मेरी पत्नी के लिए ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। जो भी है, जैसी भी है, अब यह मेरी जीवन साथी है। इसका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। बेहतर होगा आप सोच समझ कर बोलें। इसे तैयार करवा दीजिए, कपड़े बदलवा कर मेरे कमरे में भेज दीजिए। आज मेरी पहली रात है। मुझे किसी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। पहले आप ही कहती थीं शादी कर लो। अब जब कर ली है तो मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। बेवजह मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। यह कहकर वह एक पल भी वहां नहीं रुका। लंबे लंबे कदम उठाता हुआ वह वहां से चला गया। हॉल में सन्नाटा फैल गया। सुनीता जी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, यह दिन देखने के लिए ही मैं जिंदा थी। मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यह लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। इतना कहकर वह तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। पारुल हैरानी से, चिंता भरी नजरों से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसे भी कभी अंदाजा नहीं था कि उसका भांजा अचानक ऐसा कदम उठा लेगा।
रुचिका वहीं खड़ी रह गई। चारों तरफ तिरछी और चुभती हुई नजरें थीं और एक ऐसा रिश्ता जिसमें ना उसकी मर्जी थी ना उसकी आवाज। वह घबराई हुई नजरों से सबको देख रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही उसकी नई जिंदगी थी? क्या इसी के लिए उसने एक पल को यह सोचा था कि उसकी जिंदगी बदल गई है? अब उसे अच्छी तरह महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है और इस बदलाव में हर तरफ सिर्फ समझौते ही समझौते थे, वो भी ऐसे समझौते जो उसे अंदर तक नुकसान पहुंचा रहे थे। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। वह खामोशी से एक सोफे पर सिर झुकाए बैठ गई थी। करीब आधे घंटे बाद एक नौकरानी आकर धीमी आवाज में बोली, बहू जी, बड़ी मालकिन आपको बुला रही हैं, इधर से चलिए। कहते हुए उसने दाईं तरफ इशारा किया। रुचिका का दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए या ना जाए, लेकिन बड़ी मालकिन का नाम सुनकर वह खुद को रोक भी नहीं पाई। बड़ी का मतलब इस घर की मुखिया। इसीलिए वह चुपचाप नौकरानी के पीछे चल दी और उस कमरे तक पहुंची जो हवेली के सबसे अंदरूनी हिस्से में था। भारी पर्दे, मजबूत लकड़ी का फर्नीचर और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। पूरा कमरा घर के बाकी हिस्सों से अलग, गंभीर और रुआबदार लग रहा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सुनीता जी गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तेज लहजे में बोली, माँ, यह सब क्या तमाशा है? आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आपसे कहा था इस लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए। ये हमारे खानदान के लायक नहीं है। आपने इसे अपने कमरे तक आने की इजाजत दे दी। इसकी इतनी औकात भी नहीं है। तभी दादी जी ने सख्ती के साथ नजर उठाई। उनकी आवाज में ठहराव था। बैठ जाओ सुनीता, इस तरह तमाशा मत बनाओ। यह तुम्हारे बेटे की पत्नी है, लिहाज करो और शब्द सोच समझ कर बोलो। अपनी अमीरी का इतना घमंड मत दिखाओ कि बाद में पछताना पड़े। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खड़ी होकर ऊंची आवाज में बात करोगी। सुनीता जी ने मुट्ठियां भींच ली, कुछ पल खड़ी रहीं, फिर गुस्से में आकर वापस कुर्सी पर बैठ गईं। दादी जी की नजर अब रुचिका पर गई। उनका लहजा एकदम बदल गया, नरम और अपनापन लिए हुए। आओ बेटा, अंदर आओ। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बैठो, डरो मत। इधर मेरे पास बैठो, मैं हूँ यहाँ। मेरी मौजूदगी में कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उनके स्नेह भरे शब्दों पर रुचिका हिम्मत करके आगे बढ़ी और धीरे से सोफे के किनारे बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और नजरें झुकी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता जी उससे इतनी नाराज क्यों हैं। दादी जी उसे गौर से देख रही थीं, जैसे उसके चेहरे से उसकी पूरी कहानी पढ़ रही हो। अच्छा, पहले मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और कितनी पढ़ाई की है? रुचिका ने धीमी आवाज में कहा। जी, मेरा नाम रुचिका है, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। दादी जी ने नाम दोहराया। रुचिका, अच्छा नाम है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? बुरा मत मानना बेटा, रिश्ते जोड़ते वक्त ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो बता दो। सुनीता जी का बस चलता तो वह कुछ और बोल देती, लेकिन सास के सामने खामोश रही। रुचिका ने हिचकते हुए कहा, मेरे पापा दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, माँ घर संभालती हैं, मैं खुद फैक्ट्री में नौकरी करती हूँ। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। दादी जी ने सिर हिलाया और बोली, आज के जमाने में अगर घर का हर सदस्य कमाए तभी घर चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर उन्होंने सीधी नजरों से देखा और पूछा, अब मुझे यह बताओ कि तुमने मेरे पोते से शादी क्यों की? आखिर क्या वजह थी? यह सवाल सुनते ही रुचिका की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला और कहा, दादी जी, मेरे पापा बेगुनाह हैं, उन्हें हत्या के केस में फंसा दिया गया था। एसपी अविनाश चौहान ने कहा कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करूंगी तो पापा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी में मुझे यह शादी करनी पड़ी। जैसे ही पापा का केस खत्म होगा, एसपी साहब मुझे छोड़ देंगे। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। सुनीता जी की कुर्सी खिसकने की आवाज आई। वह गुस्से से उठ खड़ी हुई। यह सब झूठ है। अम्मा जी, आप इसकी बातों में मत आइए। इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया है। दादी जी ने सख्त नजरों से उन्हें देखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था चुप रहो, फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। सुनीता जी गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी और ऊंची आवाज में बड़बड़ाती हुई बोली,
मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। मैं इसे कभी इस घर की बहू नहीं मानूंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। रुचिका और भी ज्यादा सहम गई। उसने भर्राई आवाज में कहा, दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। दादी जी फौरन उसके पास आईं और उसका हाथ थाम लिया। मैं जानती हूँ बेटा, सच आंखों से झलकता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पोते ने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं अविनाश को अच्छी तरह जानती हूँ। वह कभी भी किसी गलत लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। उसने तुम्हारे अंदर कुछ तो देखा ही होगा। उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया और प्यार से बोली, और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। सुनीता गुस्से में है। आखिर माँ है, उसके दिल को ठेस लगी है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वह अपने मन की लड़की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा, मगर हालात के हिसाब से सब ढल जाएगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। रुचिका की पलकों से आंसू बह निकले। वह सिसकते हुए बोली, मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दादी जी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। मैं हूं ना बेटा, और अविनाश ऊपर से सख्त दिखता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वह जिम्मेदार इंसान है, बस अपने जज्बात छुपा लेता है। वक्त के साथ तुम खुद समझ जाओगी कि वह कितना अच्छा इंसान है। ये शब्द रुचिका के दिल पर मरहम की तरह उतर गए। डर पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, मगर थोड़ा हल्का जरूर हो गया। दादी जी ने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज दी, मुन्नी। उम्रदराज नौकरानी फौरन अंदर आ गई। जी मैडम जी। दादी जी बोली, बहू को अच्छे से तैयार करो और फिर इसे इसके पति के कमरे में छोड़ आओ। मुन्नी ने आदर से सिर झुका दिया। जी मैडम जी, जैसा आप कहें। दादी जी ने रुचिका को देखा और बोली, बेटा, आज की रात मुश्किल हो सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम अब इस घर की बहू हो, और याद रखना, खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार यही रिश्तों को मजबूत बनाती है। एक दिन तुम्हारी सास भी तुम्हें समझने लगेगी। रुचिका ने धीरे से सिर हिला दिया। वह उठ खड़ी हुई। दिल में डर और उम्मीद दोनों समेटे वह एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ चली। ऐसी जिंदगी जिसके दरवाजे उसके लिए जबरदस्ती खोले गए थे, लेकिन अब उसे इन्हीं दीवारों के बीच जीना था। कुछ देर बाद तैयार करके उसे अविनाश के कमरे के बाहर छोड़ दिया गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। हाथों की उंगलियां कपड़ों में उलझकर पसीने से भीग रही थी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और सामने अविनाश खड़ा था। उसकी नजर सबसे पहले दुल्हन के लहंगे पर गई, फिर उसके सहमे हुए चेहरे पर। एक पल के लिए वह जैसे रुक सा गया। सांस भी अटक गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। आओ। आवाज में न ज्यादा नरमी थी न हुक्म। रुचिका ने कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया और कमरे के अंदर चली गई। कमरा सादा था, ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। बिस्तर पर सफेद चादर थी। दीवार पर घड़ी खामोशी से चल रही थी और खिड़की के पर्दे आधे खुले थे। रुचिका ने नजरें झुकाए रखी। अविनाश ने कहा, बेड पर बैठो। वह लहंगा संभालते हुए धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पलों तक गहरी खामोशी छाई रही, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी बहुत तेज लगने लगती है। अविनाश भी उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच बस एक सांस जितना फासला था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं साफ साफ बात करना चाहता हूँ। यहाँ रहने के कुछ नियम हैं। मैंने यह शादी शौक में नहीं की है। मेरे परिवार का लगातार दबाव था कि शादी करो और जिंदगी संभालो। आज मैंने वही कर दिया। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन शब्द साफ और तौले हुए थे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी, इस घर की इज्जत और शांति का ध्यान रखोगी। वह सिर झुकाए बैठी रही, उंगलियां आपस में कसकर गुथी हुई थी। अविनाश ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी एक सगाई पहले हो चुकी है। वह लड़की सही नहीं थी। उसने मुझे धोखा दिया था। मैंने माफ कर दिया क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाई उतर आई, फिर चेहरा सख्त हो गया। लेकिन अगर तुमने कभी बेवफाई की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
वह सहम गई और उसकी तरफ देखा। आवाज कांपते हुए निकली, तो क्या आप मुझे तलाक दे देंगे? मैं समझती थी कि आप मुझे कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे। उसकी आंखें नम थीं, मगर आवाज साफ थी। अविनाश ने उसे घूर कर नहीं देखा, बस सामने रखे हाथ को मुट्ठी में बांधते हुए बोला, हम चौहान हैं, हमारे यहाँ तलाक कोई खेल नहीं होता। फिर थोड़ा रुककर उसका लहजा नरम हुआ, डरने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहोगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। उसने फिर से नजरें झुका ली। अविनाश बोला, अब मुझे पत्नी के अधिकार चाहिए। कोई ऐतराज? उसके सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे सांस को जगह नहीं मिल रही हो। मगर इनकार की बजाय उसका सिर अपने आप झुक गया। ना में हल्की सी हरकत हुई, नहीं, उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कमरा भी उसे संभल कर सुन रहा हो। अविनाश एक कदम पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। न जोर था न पकड़, बस एहसास। याद रखो, वह धीमे से बोला, यह घर बहुत बड़ा है, मगर इज्जत इससे भी बड़ी होती है। वह चुप रही। अविनाश धीरे धीरे उसके पास आया। रात धीरे धीरे बीतती चली गई। अगली सुबह सूरज पूरी चमक के साथ निकला। सुबह उठते ही अविनाश ने उसे तैयार होने को कहा और सीधा डाइनिंग रूम में ले आया। अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। लकड़ी की लंबी मेज पर सफेद मेजपोश बिछा था। नाश्ते के बर्तन सलीके से रखे थे और खिड़कियों से आती धूप फर्श पर सीधी लकीरें बना रही थी। वे दोनों साथ साथ अंदर आए। अविनाश के कदमों में पूरा आत्मविश्वास था, जबकि रुचिका आधा कदम पीछे सिर झुकाए चल रही थी। उनके हाथ आपस में जुड़े थे। वह सांस संभाल कर नमस्ते करने ही वाली थी कि सामने से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। सुनीता जी अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने रात में ही कह दिया था, सुबह होते ही इसे यहाँ से भेज दिया जाएगा। अविनाश, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? रुचिका का नमस्ते होठों पर ही रुक गया। उसने अविनाश की तरफ देखा और फिर तुरंत नजरें नीचे कर लीं। दिल तेजी से धड़कने लगा। अविनाश ने अपनी माँ की तरफ देखा। आवाज में नरमी थी, मगर शब्दों में वजन। यह यहाँ से क्यों जाएगी और किसके कहने पर माँ? फिर एक पल रुककर बोला, यह मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। यकीन ना हो तो शादी के कागज दिखा दूं। वह आगे कुछ कहता उससे पहले राकेश साहब की गंभीर आवाज गूंज उठी। वे कुर्सी पर सीधे बैठे थे, चेहरे पर सख्ती थी। बस अब चुप हो जाओ। सुनीता, बैठ जाओ और तुम दोनों आकर नाश्ता करो। सुनीता जी ने तीखी नजर रुचिका पर डाली, जैसे उसे परख रही हो। अगर यह लड़की इस कुर्सी पर बैठी तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी, वह कड़वे स्वर में बोली। अब नीची जाति की लड़कियां हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेंगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चम्मच की हल्की सी आवाज भी चुभने लगी। उसी पल दादी ने अपनी लाठी जमीन पर हल्के से टिका दी। उनकी आवाज सख्त थी, मगर फैसला साफ। दादी ने कहा, बस बहुत हुआ, अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। उन्होंने सुनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बहू हो तो वह भी मेरी ही बहू है। यहाँ ऊंच नीच और जात पात की बात नहीं चलेगी। अगर नाश्ता नहीं करना है तो उठकर चली जाओ, बात को और मत बढ़ाओ। सुनीता जी के होंठ कस गए, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने रुचिका को आखिरी बार नफरत भरी नजर से देखा और तेजी से बाहर की ओर मुड़ गईं। उनके कदमों की आवाज काफी देर तक हॉल में गूंजती रही। अविनाश ने बिना कुछ कहे रुचिका के लिए कुर्सी सरकाई। आओ, उसने धीमे से कहा। रुचिका दबे कदमों से मेज के पास आई और चुपचाप बैठ गई। हाथ गोद में रखे थे, कंधे तने हुए। राकेश साहब उठे और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह एक ऐसा स्पर्श था जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह गया। आराम से नाश्ता करो, यह तुम्हारा अपना घर है, डरने की जरूरत नहीं। दादी ने भी रुचिका की तरफ देखा, आंखों में नरमी थी। राकेश ठीक कह रहा है,
डरने की कोई बात नहीं, यह घर अब तुम्हारा भी है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नौकरानी ने आकर नाश्ता परोसना शुरू किया। पराठे की खुशबू, चाय के कप सब अपनी जगह सजे थे। रुचिका ने धीरे से चाय का कप उठाया, हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। अविनाश ने धीरे से कहा, आराम से, सब ठीक है। उसने पलकों को झपकाया, गहरी सांस ली और चाय का घूंट भरा। डाइनिंग रूम में जिंदगी आगे बढ़ रही थी। कड़वे शब्दों, खामोश समर्थन और नई सच्चाई के बीच कोई बड़ा ऐलान नहीं था, बस रोज की मेज पर एक नई बहू की पहली सुबह थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रुचिका के दिल में घर बसने की जगह बोझ और बढ़ता जा रहा था। वह अपने कमरे में अलमारी सजा रही थी। एक तरफ सलीके से रखे नए कपड़े थे, दूसरी तरफ वही कुछ पुराने कपड़े जो उसकी पिछली जिंदगी की निशानी थे। हाथ काम में लगे थे, मगर दिमाग उलझा हुआ था। शादी के बाद जब अविनाश हवेली आ रहा था तो उसने कुछ पुलिस वालों को भेज के रुचिका की माँ को रास्ते में एक जगह बुला लिया था और वहीं पर उन्होंने रुचिका की उसकी माँ से मुलाकात करवा दी थी। रुचिका ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। उसकी माँ बेबसी से बस सर झुका के खड़ी थी। अविनाश ने पुलिस वालों से कहलवा दिया था कि वह रुचिका का जरूरी सामान ले आए, तो रुचिका की माँ उसके कुछ कपड़े और जरूरी सामान साथ लेकर आई थी। उन्होंने रुचिका को पकड़ा दिया था। कुछ देर माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर रोते रहे और उसके बाद अविनाश रुचिका को लेकर हवेली चला आया और पुलिस वाले रुचिका की माँ को वापस उनके घर छोड़ आए। रुचिका यह सब सोच ही रही थी, तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला। आवाज से उसका ध्यान टूट गया। पलटकर देखा तो सुनीता जी अंदर आ चुकी थी। रुचिका के हाथ थम गए, सांस जैसे सीने में अटक गई। बहुत अच्छे, सुनीता जी ने ठंडे मगर जहरीले लहजे में कहा। तुम जैसी लड़कियां यही सब जानती हैं, मर्दों के आगे पीछे घूमकर उन्हें अपने बस में कर लेती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस घर में चैन से रहने दूंगी? रुचिका ने तुरंत सिर झुका लिया। बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसे मत कहिए। सुनीता जी ने तंज भरी हंसी के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही कहा तुमने, अम्मा या माँ कहने की जरूरत नहीं। तुम इस घर में नौकरानी जैसी हो, इसीलिए मुझे सुनीता जी ही कहना। फिर उन्होंने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो किचन में जाकर रात का खाना बनाओ। यहाँ तुम्हारे लिए नौकर नहीं बैठे हैं जो थाली पर थाली सजाकर देंगे। अपनी हैसियत पहचानो। रुचिका के होठ कांप गए। अविनाश ने कहा था कि वह कमरे से बाहर ना जाए, मगर अब उसकी सास खुद उसे बाहर भेज रही थी। सुनीता जी ने सख्ती से कहा, किचन में जाकर काम करो अभी। जी, रुचिका ने छोटा सा जवाब दिया और नजरें झुकाए बाहर की ओर बढ़ गई। कदम हल्के थे, मगर अंदर अजीब सी कसमकस चल रही थी। किचन में पहुंचते ही उसने पल्ला ठीक किया, हाथ धोए और चूल्हे के पास खड़ी हो गई। बर्तनों की ठंडी सतह, मसालों की खुशबू, सब कुछ उसे अपनी दुनिया से बहुत दूर लग रहा था, मगर उसने काम शुरू कर दिया। सब्जियां काटी, दाल बनने रखी, आटा गूथा। खामोशी उसके साथ साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी अंदर आई। उसने हैरानी से रुचिका को काम में लगा देखा। बड़ी मालकिन ने कहा है कि आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, उसने नरमी से कहा। अभी आप नई बहू हैं, इसीलिए आप काम नहीं करेंगी। रुचिका ने कलछी रख दी। एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर बोली, सुनीता जी ने काम करने को कहा है, आप दादी से बात कर लीजिए, मैं कर लूंगी। नई बहू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने चूल्हे की आंच हल्की की और आटे पर हाथ जमाते हुए धीमे से बोली, और अविनाश भी खाना खाएंगे। मुझे अपने पति के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। नौकरानी कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप हो गई। किचन की घड़ी टिक टिक करती रही। रुचिका दोबारा काम में लग गई। चम्मच चलता रहा, भाप उठती रही और उसके दिल के भीतर सब्र की एक पतली सी दीवार बनती रही। यह दीवार कमजोर थी, मगर आज के लिए वही उसका सहारा थी। पूरा दिन जैसे तैसे गुजर गया। शाम की स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी। अविनाश कमरे में दाखिल हुआ तो रोशनी हल्की थी।
पर्दे आधे खुले थे और बाहर लॉन की लाइटें मंद मंद चमक रही थीं। बिस्तर के पास रुचिका बैठी थी। वह चुपचाप अपने हाथ पर मरहम लगा रही थी। माथे पर हल्की सी सिकन थी, जैसे दर्द को छुपा रही हो। उसे देखते ही अविनाश के मुंह से निकल पड़ा, यह क्या हो गया है? उसने तेजी से पास आकर पूछा, तुम क्या कर रही हो? वह चौंक गई, हाथ फौरन पीछे कर लिया। कुछ नहीं हुआ, उसने नजरें झुका ली। आप कब आए? मैं आपके लिए खाना लगा दूं? अविनाश ने नरमी से लेकिन मजबूती के साथ उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं हुआ, उसके लहजे में चिंता साफ थी। यह तो जल गया है। तुम किचन में गई थी? कुछ पल वह खामोश रही, बस सांसों की हल्की आवाज थी। फिर धीरे से बोली, आपकी माँ ने कहा था खाना बनाने के लिए। आज मैंने आपके लिए खाना बनाया है, ले आऊं? उसने उसके हाथ से मरहम ले लिया और खुद लगाने लगा। ऐसा कौन सा खाना था जिसमें हाथ जल गया? उसने थोड़ी सख्ती से कहा। वह फिर चुप हो गई, आंखें भर आईं मगर आंसू गिरने नहीं दिए। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की? सच बताइएगा। दादी कहती हैं कि आप शादी नहीं करना चाहते थे। आपने साफ मना कर दिया था। अविनाश कुछ देर नहीं बोला। मरहम लगाते लगाते उसकी उंगलियां रुक गईं। गहरी सांस लेकर बोला, दादी सही कहती हैं, मैं शादी नहीं करना चाहता था। एक बार धोखा मिलने के बाद दोबारा वही जहर पीने की हिम्मत नहीं थी। वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, मगर उसने बोलना जारी रखा। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें अपने पिता के लिए गिड़गिड़ाते हुए उस बेबसी में, तब मेरे मन में एक ही बात आई, जो बेटी अपने परिवार से इतना प्यार करती है वह अपने पति को और परिवार को संभाल सकती है। उसकी आवाज में अब सख्ती नहीं थी, एक अपनापन था। मुझे एक वफादार औरत चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। मैं जब अंदर तुम्हारे पिता से मिलने गया था तो मैंने उनके सामने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं थी। वह बोले कि उनकी स्थिति बहुत खराब है और दहेज देकर शादी करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। और अब जब वह जेल आ गए हैं तो और उनकी इज्जत पर एक ठप्पा लग गया है, जिससे शादी करने में और दिक्कत होगी। उन्होंने कहा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो वह बहुत खुश होंगे और उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी का हल निकल आएगा और उनकी बेटी का जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं तुमको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। फिर वह एक पल रुका, और अब शायद तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। इसे प्यार नहीं कहूँगा, मगर इस एक हफ्ते में इतना समझ आ गया है कि तुम्हारी आदत सी हो गई है। रुचिका ने धीरे से सिर उठाया। मेरे बाबा? उसकी आवाज कांप गई। वो कैसे हैं? उन्हें जमानत मिल गई? अविनाश ने सिर हाँ में हिलाया। हाँ, आज मिल गई है। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा था। मैंने एक बड़ा वकील उनके लिए हायर किया, और जो व्यक्ति उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था, जब उसे यह पता चला कि वह मेरे ससुर हैं, तो फिर उसने अपने कदम खुद ही पीछे खींच लिए, क्योंकि वह एक एसपी से पंगा नहीं लेना चाहता था। और मेरे वकील ने इस केस से उनका नाम हमेशा के लिए हटवा दिया और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत और सजा नहीं होगी। और यह भी सुन लो, मैंने तुम्हारे बाबा के लिए एक छोटी सी दुकान भी लगवा दी है। वह सांस रोके बैठी रह गई। सच? उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, बिल्कुल सच। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे तुम्हारे बाबा से मिलने। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर आगे से माँ ने तुम्हें परेशान किया तो उनका सामना मैं खुद करूँगा। कमरे में खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी भारी नहीं थी। पहली बार रुचिका ने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। आंखें नम हुई तो उसने जल्दी से पलकों को झुका लिया, मगर अविनाश देख चुका था। उसने धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। बस, अब बहुत हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, वह उसके गले लग गई। उस पल ना कोई सवाल था, ना कोई डर, बस एक थकान थी जो धीरे धीरे उतर रही थी, और एक सुकून जो चुपचाप उसके दिल में जगह बना रहा था। दादी जी ने अगली सुबह सबके सामने अपना फैसला रखा, और उन्होंने कहा कि अविनाश और रुचिका की शादी पूरी धूमधाम से अगले हफ्ते की जाएगी, जिसमें दोनों परिवार शामिल होंगे
और सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, जिससे सभी को पता चल सके कि रुचिका हमारे घर की बहू है और हमने पूरे इज्जत और सम्मान से उसे स्वीकारा है। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और अविनाश और रुचिका की शादी खूब धूमधाम से हुई। रुचिका के माँ बाप भी उस शादी में शामिल हुए और रुचिका की खुशियों भरी जिंदगी देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। और रुचिका, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अविनाश जैसा जीवन साथी मिलेगा, आज अपनी जिंदगी को देखकर सुकून महसूस कर रही थी। और दादी जी ने सुनीता जी को समझाया कि वह इस तरीके की नफरत दिखाकर अपने आप को अपने बेटे से दूर कर रही हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दादी के समझाने पर सुनीता जी को देर से ही सही, पर उनकी बात समझ आई। वह अपने एकलौते बेटे के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने भी रुचिका को अपनी बहू स्वीकार लिया। दोस्तों, जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान व्यवहार का अच्छा हो, उसके अंदर इंसानियत हो, परवरिश अच्छी हो, सही और गलत में फर्क समझ आता हो, इज्जत करना जानता हो, एक इंसान के लिए ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जीवन साथी का चयन करते वक्त जात पात नहीं, इंसान का व्यवहार और इंसानियत देखनी चाहिए। वो इंसान कैसा है ये देखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं केवल कहानी को दर्शाने के लिए दिखाई गई हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य से भी बनाई गई है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।